अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सरोज अहमद खान हूँ और आप जानते हैं मैं कोविड पर आजकल और कोरोना वायरस पर बात करता हूँ। अभी आज ही एक रीसेंट पब्लिकेशन मेरे सामने आई और मैंने देखा उस पे थोड़ी खलबली मच गई पब्लिक में भी और डॉक्टर्स में भी। और मुझे कुछ फ़ोन आए कि डॉक्टर साहब आप इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफ़ाई कीजिए, ये क्या न्यूज़ है? और वो जो न्यूज़ है वो बेसिकली इस पर है कि जो बोल रहे हैं कि ये जो कोविड है ये 2022 तक हमारे को इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी या ये इन्फेक्शन रहेगा, या ऐसा बोलते हैं कि 2025 में कोई और तब तक ये इन्फेक्शन रहेगा या ये उस टाइम पर और एक पैंडेमिक हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पहले मैं ये स्टार्ट करूँ, इसलिए मैंने ये इमरजेंसी में वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को मैं क्लैरिफाई करूँ ये कुछ पॉइंट्स। पहली बात ये मैं बताऊँ, जो इम्यूनिटी है वो इस इन्फेक्शन के बारे में क्या है। जब इन्फेक्शन ये इतना फैलेगा कि 70% पॉपुलेशन को ये इन्फेक्शन हो जाएगा, कोविड 70% पॉपुलेशन में हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, तब जाके ये एक हर्ड इम्यूनिटी देगा। यानी ऐसी इम्यूनिटी होगी जो हम सबको हो गया इन्फेक्शन, अब हमको वायरस असर नहीं करेगा शायद, क्योंकि हमारे पास कुछ इम्यूनिटी होगी। ये एक एजम्पशन है, ये पूरा फर्म 100% नहीं है। दूसरी बात, या तो हमारे पास कोई वैक्सीन होता है जो अभी निकला होता और हमने वैक्सीन करते, सब लोग मैस लेवल पे वैक्सीन करते, इससे बचाव रहता और हमको ये कोविड इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन ऐसा दोनों सूरतें लगती नहीं ऐसे होंगी। एक वैक्सीन तो बना नहीं है। दूसरी बात, ये जो इम्यूनिटी की बात है, ये 70% वाली बात जो है, वो 70% जब अगर होगा तो ये बहुत बड़ी कैलामिटी हो जाएगी। ये जो स्पेनिश फ्लू हुआ था 1918 में, उसने तो लाखों को मारा था, ये उससे भी ज़्यादा मारेगा, करोड़ों में मार देगा। करोड़ों में लोगों की मौत होगी। तो ये इतना खतरनाक हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड टॉलरेट नहीं कर सकेगी। तो ये भी एक डेंजरस बात है। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि क्या ये कोरोना वायरस कोविड इन्फेक्शन हमको इम्यूनिटी देता भी है कि नहीं? ये क्यों हमको ये इशू रेज हुए? एक ये बात इस पर इसलिए इशू रेज हुई क्योंकि अभी हमने कुछ केसेस देखे। ये पहला केस अगर देखा जाए तो ये वुहान से ही आया, चाइना से ही रिपोर्ट हुआ कि कुछ केसेस हैं जहां उन्होंने देखा कि दोबारा इन्फेक्शन हुआ। ये इन्फेक्शन, कोविड इन्फेक्शन दोबारा हुआ। किन में? उन लोगों में जिनको कोविड हो चुका था, वो ठीक हो चुके थे, या उन लोगों में जो पॉजिटिव थे, इन्फेक्शन हुआ था, उनको टेस्ट किया गया, नेगेटिव हो गए और फिर कुछ देर के बाद उनको फिर इन्फेक्शन हो गया। तो उनने वो पहला रिपोर्ट वो वुहान से ही आया, चाइना से ही आया कि ये शायद इम्यूनिटी नहीं देता है। और उसके बाद वर्ल्ड में बाकी जगह से भी आया, जहां भी रिस्ट्रिक्शन थोड़े हमने ढीले किए, सोशल डिस्टेंसिंग कम कर दी और लॉकडाउन थोड़ा कम कर दिया, तो देखा कि सेकेंडरी वेव आ गई। वो सेकेंडरी वेव हमने कोरिया में देखी, वो सेकेंडरी वेव हमने इटली में, स्पेन में और भी कुछ कंट्रीज में देखी। और शायद कुछ केसेस हमने बाकी जगह भी केस रिपोर्ट आए हैं जो कि पेशेंट इंप्रूव हो चुके थे और दोबारा उनको इन्फेक्शन हुआ। सो ये जो है ये डेंजरस बात, ये हमको दिखाती है कि ये जो इम्यूनिटी देता है, इसमें एंटीबॉडीज जो है वो शायद बनते नहीं है, या अगर बनते हैं तो वो कम टाइम के लिए रहते हैं, और अगर रहते भी हैं वो इम्यूनिटी नहीं देते हैं, री इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं देते हैं। सो ये एक बहुत डेंजरस बात है। सो ये अभी क्योंकि इवॉल्व ही हो रही है ये बीमारी, अभी हमको ये भी नहीं पता है कि ये इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो इफेक्टिव होंगी और कब तक रहेंगी, उसका असर कब तक रहेगा। सो इसकी इंप्लीकेशन ये भी एक है कि जो अभी बोल रहे थे कि इस ट्रीटमेंट के बारे में, कि हम एंटीबॉडीज बनाएंगे और वो एंटीबॉडी, वो लोग से एंटीबॉडी लेंगे जो क्योर हो चुके हैं, जिनको फर्क हो गया, जो रिकवर कर चुके हैं, उनके बॉडी में शायद एंटीबॉडीज होंगे, और वो एंटीबॉडीज जो हैं वो निकाल के हम उनको देंगे जो सीरियस इन्फेक्शन वाले हैं, तो वो शायद उनकी जान बचेगी। लेकिन ये भी हमको नहीं पता है कि ये एंटीबॉडीज बनती भी हैं कि नहीं, और ये इफेक्टिव होंगी भी कि नहीं। सो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, बहुत बड़ा हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इसका जो लगता है अपेरेंटली अभी ये जो फैल रहा है, इसका जो आरओ है, यानी जो रिप्रोडक्शन नंबर है इसका, वो हाई है, वो स्पेनिश फ्लू से भी हाई है, और वो जो एंडेमिक फ्लू जो आजकल हम नॉर्मली देखते हैं पूरे साल फ्लू होता है, उससे भी ज़्यादा है इसका आरओ। आरओ होता है ट्रांसमिसिबिलिटी फैक्टर, यानी रिप्रोडक्शन नंबर, यानी एक को अगर हो और वो अगर दो को फैलाए तो उसका नंबर दो है, और अगर एक आदमी चार को फैलाए तो उसका नंबर चार है, तीन को फैलाए तो तीन है। इसका नंबर जो आरओ नंबर है वो बहुत हाई है, पहुंच गया है। कुछ स्टडीज में तीन था, चार था, पांच था, वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट आरओ नंबर है इसका। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा भयानक इन्फेक्टिविटी है, इसकी विरुलेंस बहुत ज्यादा है, ये बहुत तेजी से हर जगह फैल सकता है, और ये कुछ ही महीनों में
पूरे एरिया, पूरे कंट्री को इन्वॉल्व कर सकता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि एक आदमी जो कैरियर हो या जो एसिम्प्टोमेटिक हो या वो सिम्प्टोमेटिक हो, जब वो फैलता है, सोसाइटी में फैलता है, तो 14 दिन के अंदर वो तकरीबन 16,000 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। सो इसकी इतनी विरुलेंस है, इतना ये खतरनाक वायरस है। दूसरी बात, इस वायरस का हमने अभी तक कोई ट्रीटमेंट हमको मिला नहीं है। ना हमारे पास कोई वैक्सीन है जिससे ये प्रिवेंट होता, ना हमारे पास कोई ट्रीटमेंट है, ना इंजेक्शन, ना टैबलेट्स। बहुत सारे दवाइयाँ आपने सुनी होगी, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, बहुत सारे वायरल एंटीवायरल दवाइयाँ हैं जो कि यूज़ होती हैं, लेकिन क्या वो इफ़ेक्टिव हैं? हार्डली, कुछ भी नहीं। सो इसलिए ये इन्फेक्शन जो है ये फैल रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला कि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ एरियाज़ में तो मोर्टेलिटी, क्रूड मोर्टेलिटी सही, वो तकरीबन 12-13% है। जैसे बेल्जियम में आजकल सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो मोर्टेलिटी है, जो मर रहे हैं लोग, वो तकरीबन 13% है क्रूड मोर्टेलिटी बेल्जियम में। वो वर्ल्ड का हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट इटली में है, तकरीबन 12% है। इवन इंडिया में भी 3-3.5% मोर्टेलिटी इसकी स्टार्ट हो गई है। और जो वुहान में स्टार्ट हुआ था वो तकरीबन एवरेज 4% मोर्टेलिटी हुई थी। और एल्डरली में आपको पता ही है ज़्यादा होता है। और एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ बात है वो ये है कि म्यूटेशन, क्या ये म्यूटेट करेगा ये वायरस? ये सारी जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये म्यूटेशन भी डिपेंड करता है। अगर ये म्यूटेट करेगा, यानी ये अपने आप को चेंज करेगा वायरस। ये वायरस बहुत चालाक है, स्मार्ट है, ये इंसानों से ज़्यादा चालाक है। अभी तक इसका एक एस टाइप था स्टार्ट में, और उसके बाद इसका एक एल टाइप आ गया। वर्ल्ड में एल टाइप ने तबाही मचा दी। अब क्या ये दूसरा वायरस, ये यही वायरस अपने को म्यूटेट करके, शक्ल चेंज करके फिर से आएगा और वबा की सूरत में दोबारा से आएगा? ये भी हमको नहीं पता है। इसके लिए भी हमको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसे वैक्सीन का मैं बता रहा था आपको कि वैक्सीन तकरीबन अभी 50 सेंटर्स में बन रहा है, कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन कभी अभी हम बहुत पीछे हैं वैक्सीन बनाने में। तकरीबन अभी हमको लगेगा 2 साल तो लग जाएंगे वैक्सीन बनाते-बनाते। उसके बाद उसका इफ़ेक्टिवनेस कितनी रहेगी, वो भी गेस कर सकते हैं हम। फर्मली हम बोल नहीं सकते कि कितना इफ़ेक्टिव होगा। चलिए दोस्तों, अभी इस बात पर चलते हैं कि जो आज न्यूज़ आइटम आई, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह, कि ये जी इन्फेक्शन बहुत देर रहेगा और 2022 तक रहेगा और आगे भी रहेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग की आगे भी ज़रूरत पड़ेगी और बहुत देर तक ज़रूरत पड़ेगी। इसके बारे में बात करते हैं। ये किस बेस पर ने बोला है? ये साइंस मैगज़ीन है जहाँ ये पब्लिश हुआ है। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत लेंथी आर्टिकल है। इसमें जो मैंने आपको ये सारी अभी तक बातें बताई, ये बेस इसी पर बेस्ड है। इसलिए मैंने आपको ये बेसिस बताया कि किन बातों पर ये कैसे बोलते हैं ये लोग, कैसे बनाते हैं ये मॉडल्स बनाए जाते हैं बेसिकली। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं होता, ये ज्योतिषी का काम नहीं है, ये मॉडल्स बनाते हैं। मॉडल्स हम कैसे बनाते हैं? हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास और वायरसेस थे, जो कोरोना वायरसेस थे, ह्यूमन कोरोना वायरसेस, जो इंसानों में, जानवर, मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कि जानवरों में भी होते हैं, बर्ड्स में होते हैं, परिंदों में कोरोना वायरसेस। लेकिन इंसानों में जो वायरसेस हैं, जो 2 इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं, वो है एचकोवी OC43 और एचकोवी यानी ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1। ये 2 वायरसेस जो हैं ह्यूमन कोरोना वायरसेस, ये एंडेमिक एक जुकाम खांसी करते हैं। जब हमको हर साल होता है जुकाम खांसी, सर्दियों में, स्प्रिंग में, ऑटम में, विंटर्स में, ये जो इन्फेक्शन होता है, ये सेकंड कॉमनेस्ट वायरस है जो हमको ये जुकाम खांसी करता है। तो ये वायरस लेकिन कुछ देर रहता है और ठीक हो जाता है। ये हमको मारता नहीं है, इसकी मोर्टेलिटी बहुत कम है, और ये एपिडेमिक नहीं करता है। इसका आरओ जो है, जो इसका ट्रांसमिसिबिलिटी फैक्टर जो है, जो ये फैलने का, वो कम है। वो 1-1.5 तक है, ज़्यादा से 2 है। तो ये कुछ देर रहता है और सीजन में कम भी हो जाता है, फिर 1 तक भी उतर जाता है इसका आरओ फैक्टर। लेकिन सीजन में इसका 2 तक चले जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ देर रहता है, बंद हो जाता है, एंडेमिक रहता है, मारता नहीं है किसी को। और ये एक इस पर बेस्ड है ये जो मॉडल्स बनाए गए हैं। जो SARS-CoV-1 था, जो SARS 2002 और 2003 में स्टार्ट हुआ था और कुछ देर में वो खत्म भी हो गया, 1000 लोग में हुआ, वो उस वायरस पर भी बेस्ड है, क्योंकि वो भी एक SARS वायरस था। तीसरा जो MERS-CoV था, जो कि मिडिल ईस्ट में हुआ था, उस वायरस पर भी। इनको इन्होंने एनालाइज किया कि ये वायरस कैसे बिहेव करते हैं, और ये देखा कि ये जो SARS-CoV-2 है, जो आजकल का कोविड का वायरस है, ये कैसे बिहेव करेगा। इस पर इन्होंने मॉडल्स बनाए हैं। ये 3 टाइप के मॉडल इन्होंने बनाए हैं जो कि इन चीज़ों पर बेस्ड हैं। जैसे इन्होंने एक चीज़ ये देखी कि ये जो वायरसेस हैं, ये क्रॉस इम्यूनिटी नहीं देते हैं। यानी एक तो ये इम्यूनिटी बहुत शॉर्ट टर्म देते हैं, और दूसरा क्रॉस इम्यूनिटी नहीं देते हैं। यानी एक वायरस दूसरे वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देगा। एक इन्फेक्शन हो गया, वो यानी दूसरे इन्फेक्शन के बारे में कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। सिमिलरली ये जो SARS वायरस था, ये आपको जो ह्यूमन कोरोना वायरस उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देगा, या ये ह्यूमन कोरोना वायरसेस आपको इस SARS-CoV-2 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देंगे।
ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है, यानी आपस में ये अलग टाइप के हैं और हमको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है एक इन्फेक्शन होने से। दूसरी बात, सार्स को भी खुद 2 होने के बाद भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, एंटीबॉडीज़ नहीं बन रहे, री इन्फेक्शन हो रहा है। तीसरी बात कि ये जो इसकी इम्यूनिटी रहती है ह्यूमन कोरोना वायरस की, जो मैंने बताई, ये एंडेमिक जो 2 बताए, इनकी इम्यूनिटी कुछ ही देर रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी इम्यूनिटी रहती है 40 हफ्ते तक, यानी साल से कम। तो साल में 1 बार इन्फेक्शन हो ही जाता है, कभी 2 बार भी हो जाता है इन्फेक्शन इंसान को। तो क्योंकि इसकी इम्यूनिटी हुई नहीं, लेकिन लकीली क्योंकि इसकी मॉर्टेलिटी कम है, मरते कम है इससे लोग, तो ये चल जाता है काम। तो इसका जो है सार्स कोवी 2 जो हमारा कोविड वायरस है, इसकी इम्यूनिटी कितनी देर रहेगी? अगर इसकी इम्यूनिटी भी वैसे रहेगी तो साल में रहेगा, साल में आता रहेगा हर साल। इसकी इम्यूनिटी अगर इससे भी कम रहेगी तो ये साल में 2-2 बार आएगा, जैसे ये स्प्रिंग और ऑटम में आता है, उस टाइप पर वबा की सूरत में आएगा। और अगर इसकी इफेक्टिव दवा हो और सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी हो और लोग परहेज करें वगैरह वगैरह, तो हो सकता है इसका आरओ फैक्टर जो आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाए और कम होके ये इतना ज़्यादा न फैले सोसाइटी में, लोगों में, और ये एंडेमिक जैसा बन जाए कि हल्की सी ये बीमारी सोसाइटी में है, इन्फेक्शन है, लोगों में है, होता है, बीच में होते रहता है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। उससे क्या होगा? उससे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बोझ पड़ गया है, जो स्ट्रेन पड़ गया है, खासकर जो इंटेंसिव केयर पर स्ट्रेन पड़ गया है, आईसीयूज़ पर वेंटिलेटर की ज़रूरत वगैरह वगैरह, वो कम हो जाएगी। इस इन्फेक्शन का आपको पता है कि इसका जो बोझ है, जो इसका असर है, वो सोसाइटी पर पड़ गया है, सोशल बहुत इसका असर हो गया है, इसका असर एजुकेशन पर हो गया है। स्कूल्स तकरीबन 90% स्कूल्स बंद पड़े हैं पूरे दुनिया में, पिछले 4 महीने से स्कूल्स बंद पड़े हैं, तो एजुकेशन पर इसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हो गया है। और इसका इकॉनमी पर असर हो गया है कि जीडीपी हर कंट्री की ख़त्म हो गई है, क्रैश हो गई है इकॉनमी। जो इकॉनमी स्ट्रांग मानी जाती थी वो पूरी क्रैश हो चुकी है। सो ये अगर ये ऐसा ही खतरनाक रहेगा और ये एपिडेमिक फॉर्म में आगे रहेगा और 2-3 साल, तो ये डेंजरस है। लेकिन अगर ये एंडेमिक फॉर्म में आ गया, थोड़ा नरम हो गया, दवाई की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और अदरवाइज, या ये खुद ब्रेक हो गया इसका वायरस, और इंसानों की इम्यूनिटी बेटर हो गई, एंटीबॉडीज बन गई बॉडी में, तो ये शायद कुछ कम होगा। लेकिन ये मॉडल मैंने बताया, ये वाला मॉडल। दूसरा मैंने मॉडल बताया कि ये साल में 1-2 बार आएगा और ये तकरीबन 2022 तक लिंगर ऑन करेगा। ये मॉडल्स के हिसाब से 2022 तक अगर रहता है ये बीच में साल में 1-2 बार रहेगा, आएगा तेजी से, और बीच में नॉर्मल रहेगा। तो इसीलिए हमारे को जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो हमको शायद प्रोलॉन्ग करनी पड़ेगी, 2022 तक हमको सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। इसके ऊपर भी इन्होंने मॉडल्स बनाए हैं कि वो जगह देखा है जहां इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा की और बहुत टाइट तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की और प्रोलॉन्ग सोशल डिस्टेंसिंग की, यानी पूरा लॉकडाउन करके रखा, बहुत महीनों महीना लॉकडाउन करके रखा। उससे ये फ़र्क पड़ा कि इन्फेक्शन जो है दब गया, इन्फेक्शन सर नहीं उठा सका ज़्यादा, और कम केसेस हो गए, बहुत ही कम केसेस हो गए। या अगर हम मामूली लॉकडाउन करेंगे, 10-15 दिन लॉकडाउन किया फिर खोल दिया, 10-15 दिन लॉकडाउन किया फिर खोल दिया, तो उससे थोड़े से पीक आएंगे इन्फेक्शन में, फिर कम होगा, फिर हमने लॉकडाउन किया फिर कम होगा। आमतौर पर अगर 40-50 दिन हम लॉकडाउन कंटिन्यूसली करें तब जाके इसका असर हमको दिखता है। ये 10-15 दिन के लॉकडाउन से कुछ खास असर नहीं होता है। अब ये भी है कि हम लॉकडाउन कर भी नहीं सकते हैं कंटिन्यूसली। अगर हमने लॉकडाउन कंटिन्यूसली किया तो इकॉनमी वैसे भी शैटर हो गई और शैटर हो जाएगी। इवन देखा गया है कि जो इंटरमिटेंट लॉकडाउन लोगों ने किया है उसमें भी इकॉनमीज जो है कंप्लीटली बहुत बुरी तरह शैटर हो चुकी है। सो ये एक बहुत बड़ा बैलेंस करना है हमको कि इकॉनमी को और इन्फेक्शन को और डेथ को और बाकी चीज़ों को, इनको बैलेंस करके हमको आगे चलना पड़ेगा। और दोस्तों, मैंने जैसे इन मॉडल्स के बारे में बात की, एक मॉडल ये भी इसमें मॉडल बोलता है कि 2025 में ये और एक पैंडेमिक करेगा, यानी दोबारा ये वबा की सूरत में 2025 में उभर के पूरे दुनिया में आएगा। सो ये एक और डेंजरस बात है। इसका सोल्यूशन क्या? हम घबरा जाएं, क्या हम बैठ जाएं, घरों में छुप जाएं और रोएं? नहीं। इसका सोल्यूशन ये है कि हम स्ट्रांग रहें, हम सोशल डिस्टेंसिंग को समझें, हम अपनी ज़रूरियात कम करें, हम अपनी नीड्स रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल कम करें, हम एक लो लेवल पे ज़िंदा रहने की कोशिश करें, इस वबा से बचने की कोशिश करें, इसकी मौत से बचने की कोशिश करें, और सोशल डिस्टेंसिंग जितनी प्रोलॉन्ग कर सकें उतना बेहतर। एजुकेशन घरों में करें, बच्चों को खुद घरों में बच्चों को पढ़ाएं, हो सके तो ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करें, बच्चों को पढ़ाएं, और किसी तरीके से टाइड ओवर करें, और ये उम्मीद करें कि खुदा इसको वायरस को किसी तरीके से थोड़ा नरमा दे ताकि हम लोग बच जाएं, या इंशाल्लाह लोग मेहनत करें। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, जो भी जिस भी कैपेसिटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है इसके ट्रीटमेंट के लिए,
आप साइंटिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, आपके पास कोई आइडिया है, वर्ल्ड आपका सुन रहा है इस वक्त, आप अपना सुझाव दीजिए, आप अपने साइंस को यूज़ कीजिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रीटमेंट, खुदा ने लिखा है कि हर बीमारी का मैंने इलाज भी दिया है, तो उस इलाज को ढूंढिए। किसी ना किसी चीज़ में हो सकता है इसका इलाज होगा, या इसका अगर वैक्सीन निकलेगा, वैक्सीन तो निकलेगा इंशाल्लाह, लेकिन वो कब निकलेगा? तकरीबन 2 साल के बाद, जो साइंस बताता है। और उसके बाद भी इफेक्टिवनेस पता नहीं है। सो ये एक हम लोग ऐसे चौराहे पे खड़े कि हमको पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन हमको इतना श्योरली पता है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग हेल्प करेगी, अपने आप को अलग बिठाना हेल्प करेगा। बवाल है, वबा मची हुई है, अपनी जान बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।